वर्किंग कैपिटल साइकिल के बारे में जो पॉइंट्स है मैं लिख दूं। सबसे पहली चीज वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला तो ये है ना कि इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस ट्रेड पेबल। और दूसरी चीज कंपनी जो है, पहली बात जो मैंने अभी बताई है कि कंपनीज प्रेफर करती है नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल। नेगेटिव में क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा से पैसे नहीं लगाने पड़ते, ठीक है ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली वो इतना नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपिटल डिपेंड करता है ना तीन चीज़ों पर, जो कि मैंने ऊपर भी लिखी है, दोबारा लिख रहा हूँ। पहली चीज़ है इन्वेंट्री डेज, कि इन्वेंट्री से फिनिश गुड्स तक आपके पास होल्डिंग पीरियड तक कितने दिन आपके पास पड़ी रही। दूसरी चीज़ उसके जो आपने कस्टमर को जब दी उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल डेज, कि आपको कस्टमर कब तक देगा। और एंड पे ट्रेड पेबल कि आपको कितना क्रेडिट मिला हुआ है। इसके मुताबिक अगर तो मतलब सीन नेगेटिव में आ जाता तो बेस्ट है, अगर नहीं आता तो कम से कम जितना हो उतना ही बेटर है। क्योंकि कंपनी टू कंपनी ना मैटर कर चेंज होता है ये, मतलब वर्किंग कैपिटल साइकिल। किसी का वर्किंग कैपिटल साइकिल बड़ा लो होता है, जैसे पेट्रोल पंप्स है। अब पेट्रोल पंप्स का क्या सीन होता है, पेट्रोल पंप्स को ना 5 दिन का भी क्रेडिट मिलता है ना, अगर 5 दिन का क्रेडिट, वो अपनी चीज 2 दिन में, वो अपना पेट्रोल 2 दिन में बेच देते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा कैश नहीं लगाना पड़ता। सुपर मार्ट्स, सुपर मार्ट्स को जो बड़े बड़े जैसे हाइपर स्टार, अगर लाहौर में कोई है तो हाइपर स्टार, कराची में इम्तियाज बड़ा मशहूर है, इस तरह के मतलब और भी सिटीज में होंगे बड़े बड़े स्टोर्स, मल्टी स्टोर्स। उसमें क्या होता है कि वो उनको क्रेडिट मिलता है 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, कुछ कुछ कंपनीज उनको 6 महीने का क्रेडिट भी देती हैं। लेकिन वो चीज़ें उनकी 1 महीने के अंदर अंदर बिक जाती हैं। तो क्या फ़ायदा होता है कि उनको फिर एक्स्ट्रा से पैसे नहीं लगाने पड़ते। ये वर्किंग कैपिटल की वो, ये मैं नेगेटिव के हिसाब से बात करता हूँ, वरना नॉर्मली आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल पे ही डील करना पड़ता है। होता ही पॉजिटिव पे, ये बड़ा मुश्किल होता है नेगेटिव तक आना। लेकिन जो इस चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं, जो अपने सप्लायर को से ज़्यादा क्रेडिट ले और बायर से कम, बायर को कम से कम क्रेडिट दे, वो मतलब उसके लिए कैश मैनेज करना ईजी हो जाता है। अच्छा, अब बेसिकली हम जाने लगे हैं अगला, मतलब हम जो पढ़ रहे हैं, जो कैश पढ़ रहे हैं, कैश के बारे में हमने पढ़ा कि ये जो कैश में जो चीज़ है ना, वो ये होता है कि कैश इनफ्लो और आउटफ्लो देखा जाता है, और अप्रूवल में कुछ और देखा जाता है। हम यही इन दोनों में फ़र्क देखने लगे बेसिकली। अप्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी, और कैश अकाउंटिंग में फ़र्क। अप्रूवल अकाउंटिंग और कैश अकाउंटिंग सिस्टम में हम देखने लगे हैं कुछ डिफरेंसेस। स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम देखो, हमेशा याद रखना, एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम चीज को तब रिकॉग्नाइज करता है व्हेन ट्रांजैक्शन अकर्स। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होगी एक्रूअल अकाउंटिंग उतनी मर्तबा होगी। मतलब अगर सेल हो गई है ना, अब चाहे पैसे आए या नहीं आए, आपने तो चीज अपनी दे दी ना, सेल्स हो गई ना, तो बस ठीक है, वो आपकी उसको सेल के तौर पे रिकॉग्नाइज करो। लेकिन कैश जो है ना, ये डील करता है कैश कि कब कैश इनफ्लो और कब कैश आउटफ्लो हो रहा है। जब कैश इनफ्लो और आउटफ्लो होगा उसको रिकॉग्नाइज कर लो, उसको रिकॉर्ड कर लो। लेकिन ये कहते हैं एक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम, कहता है कैश को ना देखो, पैसे का आना जाना मैटर नहीं करता, एक्रूवल कहते हैं ट्रांजेक्शन का होना मैटर करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या सीन है, दूसरा इसमें जो फर्क है, देखो कैश अकाउंटिंग कहता है कि जब असल में पैसे आ जाएं तब इनकम रिकॉर्ड करो। मतलब कि इनकम को तब रिकॉर्ड करो व्हेन इट इज अर्नड, सॉरी व्हेन इट इज रिसीव्ड, व्हेन इट इज रिसीव्ड, जब पैसे आ जाएं, फिजिकली पैसे आ जाएं। लेकिन एक्रूवल कहते हैं नहीं, इनकम को तभी रिकॉर्ड कर लो व्हेन इट इज अर्नड। अच्छा, अब आप लोगों में ना एक कॉन्सेप्ट होगा, हम लोग नॉर्मली जब हमने भी पढ़ा था पहली मरतबा, हमें लगा कि यार अर्न का मतलब ही तो पैसे ही होता है। याद रखना, अर्न हम कहते हैं ना, किसी से हम पूछते हैं आपने कितना अर्न कर लिया, 30 दिन उसने काम कर लिया, और मैं पूछू कितना अर्न कर लिया, तो अर्न का मतलब ये नहीं कि कितने पैसे आ गए हैं, अर्न का मतलब ये है कि आप कितने पैसों के हकदार हो गए हो। अर्न का मतलब ये नहीं है। अगर मैं आपको पूछूं ना रिसीव कितने हो गए, तो आपको मेरी ये सैलरी रिसीव हो गई है या नहीं हुई,
लेकिन अगर आपने सिर्फ सर्विसेज दी और अभी आपको पैसे नहीं आए, मैं आपको कहूँगा आपने कितनी अर्निंग कर ली है, तो आप कहोगे मेरी 3,000 या 4,000 अर्निंग हो गई है। तो 3,000 या 4,000 का मतलब जरूरी नहीं कि आपको मिले हों, ये है कि आपका हक इतने पे है। इसी तरह इनकम, जब आपकी ट्रांजेक्शन हो गई, जब जब आपने उसको इनकम को तब रिकॉर्ड करो जब उसको आपने उसको अर्न कर लिया, मतलब आपने उसको अगले तक सेल्स कर दी है, चाहे पैसे आए या नहीं आए। इसी तरह सेम एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस भी सेम यही चीज है कि कैश अकाउंटिंग कहता है कि उसे कहो एक्सपेंस किसे कहते हैं, उसे तब रिकॉर्ड करो व्हेन इट इज पेड, कि जब उसे दे दिया जाए, पैसे दे दिए जाए। लेकिन जो एक्रूअल अकाउंटिंग है वो कहता है एक्सपेंस को तब रिकॉर्ड करो व्हेन इट इज इंकर्ड, लग गया एक्सपेंस। अच्छा, वही बात आ गई अर्निंग वाली। एक्सपेंस में अगर कभी बोले कि यार मेरा इतना खर्चा हो गया, इतने मैंने पैसे दे दिए, मुख्तलिफ बात है, इतना मेरा एक्सपेंस हो गया, ये मुख्तलिफ बात है। मैंने फॉर एग्जांपल मेरा ना क्या कहते हैं हुआ ये कि ना मेरे से ना कोई चीज़, मैंने कोई काम किया जिससे मैंने अभी पैसे देने हैं, मतलब कोई मैंने काम करवा लिया, तो मैंने काम करवा लिया। या आसान सी एग्जांपल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, मैंने पैसे दिए कि नहीं दिए, अभी नहीं दिए, लेकिन मेरा एक्सपेंस हो गया। हाँ, पे नहीं हुआ, लेकिन इनकर यानी लग गया है एक्सपेंस, मेरा पे नहीं हुआ, पे का मतलब अभी पेमेंट करनी है, इनकर का मतलब कि लग गया एक्सपेंस। तो एक्रूअल अकाउंटिंग कहती है कि जब एक्सपेंस हो जाए तो उससे इनकर कर लो, यानी कि आपने अगर बेनिफिट्स ले लिए तो उसे इनकर कर लो। पेमेंट जो है वो कैश अकाउंटिंग में होती है, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो है कैश फ्लो ऑफ बिजनेस को कंसीडर करता है, कैश फ्लो ऑफ बिजनेस कंसीडर करता है, और ये डजंट कंसीडर कैश फ्लोज। ये कैश फ्लोज को देखता भी नहीं है, वो देखता ही नहीं कि पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं कि नहीं, जस्ट ट्रांजेक्शन। जैसे अगला पॉइंट है कि देखो हमने आज तक, अगर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी हो तो आपने हमेशा कैपिटल और रेवेन्यू आइटम को हमेशा अलग ट्रीट किया। कैपिटल को आप एसओएफपी में ले जाते थे, रेवेन्यू को आप एसपीएल में ले जाते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बिल्डिंग ली है, अब बिल्डिंग को आप लेके जाते हो एसओएफपी में, एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में। लेकिन अगर आपने कोई छोटा मोटा खर्चा किया, डेप्रिसिएशन का खर्चा है या आपका कोई एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, वो आप लेके जाते थे एसपीएल में, ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे। लेकिन कैश कहता है यहाँ पे तो ऑब्वियसली डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, दोनों को डिफरेंट ट्रीटमेंट है कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स का। लेकिन यहाँ पे सेम ट्रीटमेंट है, ये कहता है दोनों का सेम ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि भाई आपने बिल्डिंग बेची है, आप ये नहीं कर सकते, कैश कहता है आप ये नहीं कर सकते उसकी डेप्रिसिएशन की तौर पे उसे ओवर द लाइफ ले जाओ और ये वो करो, तो जितने पैसे आए हैं उसे इनफ्लो में लिख दो, बस प्रॉफिट हो गया। या अगर आपने कोई बिल्डिंग खरीदी है, जितने पैसे गए हैं सारे के सारे उसको आउटफ्लो में लिख दो। लेकिन यहाँ पे अक्रूवल में उसको डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे कंसीडर किया जाता है किसको, नॉन कैश आइटम्स को अक्रूवल में। जैसे डेप्रिसिएशन को हम लिखते हैं ना, लेकिन कैश कहता है भाई हम हैं ही कैश अकाउंटिंग, हम किस तरह कर सकते हैं कंसिडर, वो इग्नोर करते हैं नॉन कैश आइटम को। अच्छा, और अकाउंटिंग के तौर पे, अकाउंटिंग में नॉर्मल अकाउंटिंग जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है बेसिकली प्रैक्टिस हम करते हैं नॉर्मली, वो किस कौन सी बेस पे होती है, वो एक्रूअल अकाउंटिंग बेस होती है। मतलब गुड अकाउंटिंग सिस्टम ये है, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे बिजनेसेस में यही चलता है, गुड अकाउंटिंग सिस्टम। और इसी एक्रूअल अकाउंटिंग की बेस पे ही आप लोग टैक्स वगैरह कैलकुलेट करते हो। कभी भी कैश की बेस पर टैक्स कैलकुलेट नहीं होता, और ये गुड अकाउंटिंग सिस्टम नहीं माना जाता। नो गुड अकाउंटिंग सिस्टम, इट्स नॉट अ गुड अकाउंटिंग सिस्टम। कैश फ्लो की हद तक ठीक है कि पैसा आ जा कितना रहे, लेकिन अकाउंटिंग सिस्टम जो है अच्छा वाला वो कौन सा है, एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम ही है।
ये था फर्क एक्रूवल और कैश अकाउंटिंग में। हम अब कुछ ट्रांजेक्शन्स वगैरह लिखते हैं और उसकी बेस पे देखते हैं कि कैश पे क्या फर्क पड़ता है और एक्रूवल अकाउंटिंग के मुताबिक क्या फर्क पड़ता है, मतलब कि प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ता है। जैसे मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन लिखते हैं और देखते हैं कि उस सेम ट्रांजेक्शन की वजह से इफेक्ट ऑन प्रॉफिट क्या आया या और इफेक्ट ऑन कैश क्या आया। ट्रांजेक्शन लिखते हैं सबसे पहले अगर हमने कोई सेल या परचेज किया है ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, तो प्रॉफिट के लिहाज से अगर हम एक्रूवल अकाउंटिंग के लिहाज से बात करें तो वो कहेगा इसको नॉर्मली रिकॉर्ड कर लो जिस तरह करते हो, नॉर्मली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो, जिस तरह सेल है उसको लेके जाओ रेवेन्यू में, जो परचेज है उसको खर्चों में लेके जाओ और प्रॉफिट पे वो इफेक्ट करेंगे, मतलब इट वुड इफेक्ट द प्रॉफिट, सेल परचेज वुड यस इफेक्ट द प्रॉफिट। बट अगर आपने क्रेडिट पे किया, ना सेल पे आपको पैसा आया है ना परचेज पे आपका पैसा गया है, तो कैश फ्लो में कोई फर्क पड़ा, नो इफेक्ट, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा कोई भी, क्योंकि पैसे ही नहीं ना है। अच्छा, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हमें पता है कि जितने भी फिक्स एसेट यानी कि नॉन करंट एसेट्स बड़े एसेट्स होते हैं जिनकी डेप्रिसिएशन वगैरह होती है, जैसे बिल्डिंग कार वगैरह, याद रखना हम हमेशा कब क्या करते हैं, फिक्स एसेट को वैसे ले जाते हैं एसओएफपी में, लेकिन खर्चे के तौर पे, खर्चे के तौर पे क्या लिखते हैं उसको, उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं प्रॉफिट से पहले, जो कि हम एज अ डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस में लेके जाते हैं और मुख्तलिफ काफी सालों के लिए उस फिक्स एसेट्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, यानी कि उसका हिस्से बना के मुख्तलिफ जितने साल उसने हमें सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है उस फिक्स एसेट ने, हम उसको मुख्तलिफ सालों में डिवाइड करके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के तौर पे पीएनएल में यानी प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हैं और कहते हैं कि यार ये इफेक्ट करेगा प्रॉफिट पे। लेकिन ये क्या कहता है, कैश फ्लो कहता है भाई चीज खरीदी है, हम कहेंगे हाँ खरीदी है, पैसे गए हैं, तो ये अगर टोटल अमाउंट जितनी भी है ना जो आपने पे किया है सारा ही कैश आउटफ्लो है, एक ही बारी में सारा ही आपका खर्चा हुआ है, इसी साल खर्चा हुआ है, अभी पैसे दिए हैं तो अभी ही खर्चा हुआ है, कैश का आउटफ्लो है। ऐसा नहीं है कि अभी अभी आपने पैसे दे दिए और आपको नहीं अभी पैसे नहीं दिए ट्रांजेक्शन के मुताबिक, अभी इस साल थोड़े से पैसे दिए हैं यानी डेप्रिसिएशन, अगले साल और थोड़े से दिए हैं, अगले साल और थोड़े से, ऐसा कोई सीन नहीं है। कैश आउटफ्लो में सारा का सारा पैसा पहली मरतबा में लिखो और बस यही आउटफ्लो है, ठीक है ना। इसी तरह इसका उल्ट अगर देखें कि अगर हम कोई एसेट बेचते हैं, डिस्पोजल ऑफ एसेट, अब डिस्पोजल ऑफ एसेट में क्या करते हैं, देखो अब देखो हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन वगैरह किया होता है, अब जब डिस्पोज करते हैं ना तो एंड पे हम क्या देखते हैं, एंड पे इस पर निकालते हैं कि हमें गेन कितना हुआ या लॉस कितना हुआ ऑन प्रॉफिट, क्योंकि हमने पहले ना डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया होता है, हमने डेप्रिसिएशन पे हम उसकी नेट बुक वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को देखते हैं कि कितनी उसकी वैल्यू रह गई है। अगर वो फॉर एग्जाम्पल हमारे उसकी नेट बुक वैल्यू आज रह गई 10 रुपए की और वो 15 का बिक गया, तो इसका मतलब हम लिखेंगे गेन लॉस हुआ है ऑन एसेट, सॉरी, ठीक है ना। तो नॉर्मली उसको गेन लॉस को भी पीएनएल में ले जाएंगे, लेकिन ये क्या कैश फ्लो कहता है भाई ऐसा कोई सीन है ही नहीं, हमने वो कहता है हमने जब डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट किया, हमने कहा था जब एसिड आया परचेज किया था तो टोटल हमने आउटफ्लो कर दिया था, अभी एसिड बेचा तो जितनी भी अमाउंट हमें मिली है सारा का सारा हमारी इनफ्लो इनकम है, कैश इनफ्लो। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें इशू ऑफ शेयर्स, अब इश्यू ऑफ शेयर से क्या होता है, ट्रांजैक्शन कोई नहीं होती, क्यों, इश्यू ऑफ शेयर्स का होता है आपने जस्ट एक कागज दिया शेयर का, अगर उन्होंने आपको पैसे दे दिए, अभी इस वक्त जिस वक्त आपने इशू किया ना तो प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट पे अगले साल से में भी फर्क पड़ना लग जाए, अगले साल से जब शेयर में से डिविडेंड मिलेगा आपको, जब आपको डिविडेंड वो भी डिविडेंड देना पड़ेगा ऑब्वियसली, इशू जब किया शेयर का तो पैसे नहीं आए तो प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कहेगा भाई पैसे आए हैं, जितना भी अमाउंट आई है, जितनी भी अमाउंट आई है सारा का सारा क्या है, कैश इनफ्लो, जो आपने शेयर्स बेच के पैसे आए वो सारा का सारा कैश इनफ्लो है, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम बात करें पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, अब डिविडेंड को पे करना है हमारा, याद रखना कि डिविडेंड को पे करने का ताल्लुक जो है ना वो यहाँ से नहीं होता, पीएनएल से नहीं होता, प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं होता, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड का इस पे भी कोई
नो इफेक्ट ऑन पीएनएल। प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं होगा पेमेंट ऑफ डिविडेंड से। लेकिन पेमेंट ऑफ डिविडेंड से हमारा पैसा गया है ना, कैश गया, कैश अकाउंटिंग गया था भाई, कैश आउटफ्लो हुआ है, तो बस ठीक है, कैश को कैश आउटफ्लो यानी कि एक्सपेंस कैश के मुताबिक कह रहा है कि वो एक्सपेंस कैलकुलेट करो, क्योंकि भाई कैश गया है। लेकिन नॉर्मली डिविडेंड और इशू ऑफ शेयर्स का ताल्लुक यहाँ से नहीं होता। एक और हमारी स्टेटमेंट होती है जो आपने अभी नहीं पढ़ी, उसे बोलते हैं SOCIE, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। वहां पे सारा डील हो रहा है। SOCI जो है ना, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम, उसमें इसका कोई सीन नहीं होता। इसके बाद अगर आपकी कोई इरिकवरेबल डेट आ जाता है, इरिकवरेबल डेट यानी कि जो बैड डेट होता है, यानी किसी को आपने रिसीवेबल के लिए पैसे दिए, मतलब माल भेज दिया और कहा पैसे दे देना, उसने पैसे दिए ही नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम चार्ज करते हैं एज अ एक्सपेंस। किस नाम से? इरिकवरेबल डेट के नाम से। हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा भी होगा फाइनेंशियल में, मतलब मैंने नहीं पढ़ाया होगा लेकिन वैसे नॉर्मली तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ना फाइनेंशियल में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, कि इरिकवरेबल डेट कोई चीज़ होती है, उसको हम एक्सपेंस में लेके जाते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि भाई कैश कह रहा है ना, कोई पैसा आ रहा है ना जा रहा है। आप लोगों ने सेल की थी, उसका पैसा आया था नहीं आया था, अभी उसने पैसे भेजे नहीं आए, तो पैसे हैं ही नहीं, तो कोई इफेक्ट भी नहीं है। बस उसका सीधा सीधा ये मतलब, कैश फ्लो सीधा सीधा ये कहता है भाई पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं लिख दो, नहीं आ रहे नहीं लिखो। लेकिन ये क्या कहते हैं, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट की जो पीएनएल पे फर्क आ रहा है, ट्रांजेक्शन हो रही है, तो उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करो। ये मैं इस वजह से समझाया था कि समझा दूं कि कैश फ्लो और एक्रूवल अकाउंटिंग में फर्क होता है, थोड़ी एग्जांपल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इससे अगला टॉपिक है जिसमें हमने कुछ ना टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है, कुछ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और देखना कि उसमें कैश फ्लो किस तरह होता है। मतलब मैं टाइप बताता हूँ कौन कौन सी टाइप हमें पढ़नी है, और देखना कि उसमें कैश इनफ्लो या आउटफ्लो किस तरह होता है। सबसे पहली टाइप है कंस्ट्रक्शन। अगर किसी का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में अगर देखा जाए तो आपको कैश आउटफ्लो देखते हैं और कैश इनफ्लो की कब कब होता है। कैश आउटफ्लो पहले देखते हैं और कैश इनफ्लो, और देखते हैं कि कब कब ये होता है। कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में ना कैश आउटफ्लो ना आपके फुल स्टार्ट पे बहुत ज्यादा होता है, ह्यूज किस्म का कैश आउटफ्लो। जैसे आपको कोई रिटर्न नहीं आ रहा जब आप घर बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ह्यूज किस्म का आपको अमाउंट आप कैश की लगाते हो स्टार्ट पे, ठीक है ना। लेकिन एंड पे जब आप पूरा कर लेते हो उसको, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है, जब आप पूरा कंस्ट्रक्शन कर लेते हो, तो एंड पे आपका फिर एट द एंड आपका फिर ह्यूज किस्म का इनफ्लो होता है। मतलब कि यहाँ पे कोई वर्क मतलब वो नहीं है, ह्यूज इनफ्लो लिख देता हूँ यहाँ पे। ऐसा नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि पहले आपको आउटफ्लो ही करना है सारा, फिर आपको इनफ्लो करना है, ठीक है। इसी तरह अगर किसी का एजुकेशन बिजनेस है, तो उसमें कैश किस तरह आता है। देखो जैसे आप लोगों ने मुझे स्टार्ट पे फीस दे दी, ठीक है। अब आप लोगों ने मुझे स्टार्ट पे फीस फॉर एग्जांपल दी, लेकिन अब मैंने फीस ले ली, मेरा स्टार्ट पे ही इनफ्लो हो गया कैश के मुताबिक, स्टार्ट पे ही मेरा सारा का सारा इनफ्लो हो गया, सही है। और फिर क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जिस टाइम मेरा सेमेस्टर गुजरेगा, टाइम गुजरेगा, महीना या 2 महीने का कोर्स है वो गुजरेगा, तो उसके मुताबिक फिर मैं आप लोगों को सर्विसेज दूंगा। और मेरा कैश आउटफ्लो इसमें किस तरह होगा कि अगर मैंने इसमें टीचर्स रखे हुए हैं, मैंने अपनी एडमिन को पैसे देने हैं, मार्केटिंग टीम को पैसे देने हैं, ठीक है ना, या किसी भी टीम को, किसी भी बंदे को पैसे देने हैं, तो उस वक्त मैं आउटफ्लो जो करूंगा, आउटफ्लो फिर क्या होगा कि स्लोली स्लोली होगा, कि हर महीने बाद, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ 6 महीने का सेमेस्टर फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आप लोगों से 6 महीने की इकट्ठी फीस ले लूंगा ना स्टार्ट पे, लेकिन मैं आउटफ्लो हर महीने करूंगा आहिस्ता आहिस्ता करके। हर महीने फीस दूंगा टीचर को, हर महीने मार्केटिंग को फीस दूंगा, यानी कि स्लोली इसमें आउटफ्लो होगा, महीना महीना करके। ज्यादातर एजुकेशन में नॉर्मली ये होता है, ठीक है ना। वूलन वेयर, वूलन वेयर जो सर्दियों के कपड़े होते हैं, सर्दियों के कपड़ों का सीन नहीं होता कि इसमें ज्यादातर सेल्स, ज्यादातर इनफ्लो जो होता है ना, वो आपका बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन में होती है, बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन, कि जब आपका असल में मौसमी बिजनेस है, तो विंटर जब आता है तो उसके स्टार्ट पे, इसकी विंटर सीजन की स्टार्ट पे बहुत ज्यादा सेल हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, आउटफ्लो
आउटफ्लो या फिर लॉस अगर देखा जाए, अगर आउटफ्लो की बात वैसे की जाए तो इनकी वैसे इनफ्लो बहुत कम हो जाता है, इनफ्लो बहुत कम हो जाता है समर सीजन में। मतलब समर में इनफ्लो बहुत कम हो जाता है, मतलब वूलन चीज भी लेता ही नहीं, लेकिन विंटर में इनका बहुत ज्यादा सीजन होता है और ये ज्यादा इनफ्लो इनका हैवी किस्म का इनफ्लो होता है। और आउटफ्लो ऑब्वियसली जब ये माल खरीदते हैं उस वक्त ही होगा, ठीक है ना। इससे अगला जनाब इलेक्ट्रॉनिक्स गेम। अब इलेक्ट्रॉनिक गेम्स के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक गेम्स बनाते हैं, मतलब खुद ही बनाते हैं, तो याद रखना कि इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक गेम्स बनाने वाले सबसे पहले डेवलपमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, उससे पैसा लगता है, ठीक है ना। तो याद रखना इसमें हैवी किस्म का पैसा स्टार्ट पे लगता है, हैवी कैश लगता है। किस चीज़ पे? R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पहले पैसा लगता है, ठीक है ना। और स्टार्ट, लेकिन एक दफ़ा जब आप मार्केट में आ जाते हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी चीज़ें बिकना शुरू हो जाती हैं, आपके आइटम सोल्ड होना शुरू हो गए, सेल होना शुरू हो गए, उस वक्त आपका इनफ्लो ओवर द टाइम होता रहता है जब तक आपका नाम है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर है गेम पबजी, ठीक है ना। अब पबजी में क्या सीन है कि हैवी कैश लगा होगा स्टार्ट पे, लेकिन उसके बाद उसने इनफ्लो खूब कमाया जब तक उसका नाम चल रहा है। अच्छा, उसके बाद ग्रोसरी स्टोर्स। ग्रोसरी स्टोर्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी थोड़ी देर पहले, कि ग्रोसरी स्टोर्स का जो इनफ्लो होता है ना वो एवरीडे होता है। ग्रोसरी स्टोर्स का इनफ्लो एवरीडे होता है, हर रोज इनफ्लो होता है। और आउटफ्लो क्या होता है? आउटफ्लो में क्या सीन होता है? क्रेडिट का सीन होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक अच्छा ग्रोसरी स्टोर है, उसने 3 महीने का उसका क्रेडिट है, 3 मंथ का क्रेडिट है, और उसने एवरीडे करके जितना माल उसने 3 महीने के क्रेडिट में मंगवाया उसने शायद 2 महीने के अंदर बेच दिया हो। तो ये सबसे बेस्ट है कि इसमें कैश जो है ना, वर्किंग कैपिटल साइकिल, वो माइनस में आता है, नेगेटिव में आता है। बाकी किसी में भी नेगेटिव में नहीं आएगा, इसमें नेगेटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि क्रेडिट शायद बढ़ाओ और आपकी चीजें पहले बिक जाए, क्योंकि डे टू डे आपका चीजें बिक रही है ना। तो इसमें कैश फ्लो का सीन कुछ नहीं होता कि वर्किंग कैपिटल नेगेटिव में आता है, एवरीडे आपका इनफ्लो हो रहा होता है। और जो आउटफ्लो है वो आपका 3 महीने बाद, हर 3 महीने बाद जो भी आप माल मंगवाते हो उसका होता है। ये तो कुछ बिजनेस जो मैंने डिस्कस करने थे, जो हमारे कोर्स में थे, कि जिसका कैश फ्लो डिस्कस करना जरूरी था। ये समझ। तो यार यहाँ तक था हमारा कैश का थ्योरेटिकल आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। अभी हमारा काफ़ी मतलब टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, वो पढ़ने हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।